मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, मानव संसाधन 12वां चैप्टर हमारा चल रहा है। तो 12वें चैप्टर में हमारा एक जो टॉपिक चल रहा था साक्षरता दर, उसको मैंने लगभग करा दिया है। उसमें एक क्वेश्चन आपका रह गया है, एक क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक रह गया था, तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है और उसको आंसर आप समझ लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है लिंगानुपात, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, साक्षरता दर से संबंधित राजस्थान सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम जो है संचालित किए जा रहे हैं। तो राजस्थान में आपने कल भी पढ़ा था कि राजस्थान में जो है स्त्री शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है। आज भी 50% महिला जो है अनपढ़ है राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान सरकार इस ओर काफी सजग होते हुए अनेक कार्यक्रम चला रही है जिससे स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। तो उन कार्यक्रमों में है बहुत से, जैसे आपके कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजना है जिससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा ग्रामीण बालिकाओं को किराया भत्ता योजना चल रही है। जैसे जो गांव में जैसे स्कूल नहीं है तो थोड़ा उनको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, तो उनके लिए किराया भत्ता उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा आपका जैसे गार्गी पुरस्कार है। इसके अलावा आपका देवनारायण स्कूटी वितरण योजना चल रही है। साइकिल वितरण योजना है। ऐसी बहुत सारी योजना है जिसके माध्यम से बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। तो आप ये पहले का आंसर समझ गए होंगे। टॉपिक में क्लियर ये बहुत सारी योजना दे रखी है, तो आप टॉपिक में देख के कर लेना होमवर्क के अंदर कि राजस्थान सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है लिंगानुपात। तो देखिए, लिंगानुपात किसे कहते हैं और लिंगानुपात का महत्व क्या है, ये सबसे पहले इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले से समझो लिंगानुपात क्या होता है। देखिए, किसी देश, प्रदेश या राज्य क्षेत्र की जनसंख्या में वहां के स्त्री और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, दोबारा से इसकी डेफिनेशन के लिंगानुपात किसे कहते हैं कि किसी देश, प्रदेश या राज्य की जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं और इसे प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। समझिए कैसे व्यक्त किया जाता है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। तो लिंगानुपात हो गया। अब बात आती है साहब, इसे लिंगानुपात का महत्व क्या है, इसे फायदा क्या है, इसको निकालना क्यों चाहिए। तो देखिए, ये लिंगानुपात जो है दिए गए समय में समाज में स्त्री और पुरुषों के सामाजिक स्तर को मापने का सबसे बढ़िया सूचक माना जाता है। ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि उस क्षेत्र के अंदर समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। अगर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है तो सीधी सी बात है वहाँ लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं। तो वहाँ निश्चित रूप से महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ होगा, अन्याय हुआ होगा, अत्याचार हुआ होगा। और जहाँ लिंगानुपात महिलाओं के अनुकूल मिलता है तो वहाँ सीधी सी बात है वहाँ महिलाओं के लिए सारे अधिकार होंगे, उनको आगे बढ़ने के लिए, अपने विकास करने के लिए, अपना डेवलप करने के लिए समान रूप से अवसर प्राप्त हुए होंगे। तो ये सारी चीजों से हमें लिंगानुपात का इस प्रकार से काफी महत्व हो जाता है कि लिंगानुपात के माध्यम से दिए गए समय में समाज के अंदर स्त्री और पुरुषों के सामाजिक स्तर को सबसे अच्छे तरीके से इसके माध्यम से मापा जा सकता है। ठीक, दूसरे का आंसर क्लियर हो गया। अब तीसरा आंसर आता है, तीसरे का देखो, लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है। लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र देखो, मैं यहाँ लिख देता हूं, स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या और गुणा 1000। 1000 का गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि लिंगानुपात जो है वो 1000 पर निकाला जाता है। अभी मैंने कहा था ना कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, तो इसलिए 1000 का जो है इससे मल्टीप्लाई किया जाता है कि किसी राज्य के अंदर कुल स्त्रियों की संख्या कितनी है, कुल पुरुषों की संख्या कितनी है और उसको
पुरुषों की संख्या उसमें भाग दे करके और 1000 का गुणा कर दिया जाए। अब इस सूत्र का मतलब क्या है? इस सूत्र का मतलब है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ठीक है, ये इस सूत्र का मतलब है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, ठीक है, ये सूत्र का मतलब है। और भारत में जो है लिंगानुपात निकालने का इसी सूत्र का उपयोग करते हैं। एक इसका उल्टा होता है विश्व के अंदर, विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में इसका उल्टा होता है, कौन सा? कि पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या और गुणा 1000, ठीक है। तो ये विश्व के अंदर ज्ञात किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि प्रति 1000 स्त्रियों, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, ठीक है, ये इस सूत्र का मतलब है। तो विश्व में तो ज्यादातर इस सूत्र का उपयोग करते हैं, पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या गुणा 1000। इस सूत्र का मतलब क्या है कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो है इस सूत्र का उपयोग करते हैं, इसका उल्टा स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000। इसका मतलब क्या है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। दोनों मैंने आपको बता दी, आप ज्यादातर इसको याद कर लेना, क्योंकि ये भारत के संदर्भ में अपन ज्यादा सूत्र का ही उपयोग करते हैं, ठीक। तीसरा हो गया क्लियर। चौथा देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 9 से 40। अब 9 से 40 का मतलब क्या है? अभी बताया ना, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या भारत में कितनी है? 9 से 40, ठीक है। तो ये भारत का लिंगानुपात हो गया, ठीक। पांचवा क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है आपका केरल, ठीक है, केरल है। केरल का कितना है? 1084, ठीक है, यहाँ ये सबसे ज्यादा। देखिए 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1000, यानी 84 महिला ज्यादा है पुरुषों की तुलना में। और सबसे कम है आपका हरियाणा, और हरियाणा का है आपका 877, ये सबसे कम है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या केवल 877, ठीक है। तो आज ये होमवर्क के लिए आपके 5 क्वेश्चन हो गए, इससे अगली चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।